प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से बैटरी, स्विच तथा धारा मापी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से समान धारा I प्रवाहित होती है, किंतु प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन को हम इस तरीके से समझते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से शुरुआत कर सकते हैं तो ज्यादा आसान होगा। हम बताएंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी, कुंजी और अमीटर के जरिए जब हम जोड़ देते हैं, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन फिर से एक बार आसान तरीके में हम समझेंगे। शुरू करेंगे हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। तो जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ बैटरी, कुंजी, अमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन को पहचानने का तरीका ही यही है कि एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से इस प्रकार का जो संयोजन होता है वही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हम आगे समझते हैं। चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा के बहने के लिए एक ही मार्ग होता है, इसलिए यहाँ पर बहने वाली विद्युत धारा का मान एक ही होगा अर्थात I होगा। जबकि हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में अलग अलग बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होगा। जैसे कि पहले परिपथ में R1 में उत्पन्न विभवांतर V1, R2 में उत्पन्न विभवांतर V2 और R3 में उत्पन्न विभवांतर V3 होगा। तो इसको हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चित्र है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का ये हमारा चित्र जो अभी हमने समझा। अब हम समझते हैं इसके जरिए हम तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग है लेकिन उसमें बहने वाली धारा का मान एक ही है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर R1 का विभवांतर क्या है V1, प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या होगा V2 तथा प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है। हमने देखा कि अलग अलग प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर अलग अलग है। तो अब हम यहां पर लगाएंगे तो ओम के नियम से चूंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है, अर्थात V इज इक्वल टू I इंटू R। जो विभवांतर होता है ओम के नियम से वो विभवांतर परिपथ में बहने वाली धारा I और
प्रतिरोध R के गुणनफल जितना होता है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम यहां पर देखते हैं, अब इस सूत्र के हिसाब से हम अगला सूत्र बनाएंगे। अतः हम अलग अलग विभवांतर में उत्पन्न धारा और प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम करेंगे V1 इज इक्वल टू IR1, कॉमा करके लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, अर्थात जो V2 विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा तो I ही है, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या है, R2 है। इसी प्रकार V3 इज इक्वल टू होगा IR3। चूंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, जो प्रतिरोधों का उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो I होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इस समीकरण को हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, देखिए आराम से समझा रही हूं मैं, आराम से समझिएगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर अलग अलग है, तो हम लिखेंगे परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग है, अतः कुल विभवांतर, प्रत्येक जो कुल विभवांतर होता है, अतः हम बताएंगे कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न अलग अलग विभवांतर का प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न, अतः कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न अलग अलग विभवांतर का योग होता है, अलग अलग विभवांतर का योग होता है, अलग अलग विभवांतर का योग होता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अतः कुल विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3, ये है समीकरण नंबर 3। अब हम यहां पर देखते हैं समीकरण 3 जो हमको मिला है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर हम यहां बताएंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो हम देखते हैं समीकरण 3 है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम यहां पर देखेंगे कि V का मान क्या है, V का मान हम देख सकते हैं, V का मान यहां पर है V इज इक्वल टू IR। हम इस V के जगह सिर्फ क्या रख देंगे, IR। हम इस V की जगह क्या रखेंगे, IR। तो V की जगह हम रख देंगे समीकरण 1 से IR इज इक्वल टू V1। हम यहां पर देखते हैं V1 का मान हमारे पास है IR1। तो V1 की जगह हम रखेंगे IR1 प्लस V2 का मान है IR2, तो हम यहाँ पर रखेंगे IR2। ठीक इसी तरह हम V3 की जगह रखेंगे IR3। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे IR3। अब फिर रखेंगे IR इज इक्वल टू, आगे लिखेंगे, हम देख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 में कॉमन निकालेंगे I, बाकी जो बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3, हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में I और I कॉमन है, तो ये I और I अब कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा R
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जो हमारा सूत्र है वो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। हम यहाँ पर देखते हैं कि तुल्य या परिणामी प्रतिरोध R होता है। तुल्य या परिणामी प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य या परिणामी प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है जो सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से विस्थापित कर दे कि इन तीनों का मान इसके बराबर होता है। तुल्य या परिणामी प्रतिरोध को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि कोई अकेला जो प्रतिरोध होगा वो बाकी प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन इस अकेले प्रतिरोध, ये जो अकेला प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के मान के इक्वल होगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसे हम कहते हैं तुल्य या परिणामी प्रतिरोध। एक एग्जाम्पल से श्रेणी क्रम के सूत्र को समझ सकते हैं। अगर प्रश्न में होगा कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 4 ओम और R3 का मान 7 ओम है, तो तुल्य या परिणामी प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो इस समीकरण में हम मान को रखेंगे, जैसे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 का मान है 2 ओम प्लस R2 का मान है 4 ओम प्लस R3 का मान है 7 ओम। तो तुल्य या परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस सबको जोड़ देंगे, बहुत ही सरल है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 ओम अर्थात 13 ओम। तो तुल्य या परिणामी प्रतिरोध का मान है 13 ओम। तो क्या होता है, जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो जोड़े गए प्रतिरोधों में जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा होता है, तुल्य या परिणामी प्रतिरोध का मान भी उससे ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों में जो R3 का मान है सबसे अधिक है 7 ओम। तो जो तुल्य या परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा वो जोड़े गए प्रतिरोधों में जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उससे भी ज्यादा होता है तुल्य या परिणामी प्रतिरोध का मान। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।